फिर आएंगे बढ़िया पॉइंट्स पे। स्पेक्ट्रम पे आते हैं क्वेश्चन, बोहर मॉडल पे आते हैं क्वेश्चन, क्वांटम नंबर्स पे आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। ये तो पढ़ा ही आपने मोल कॉन्सेप्ट में। किसी भी एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है। किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या? एटम। ठीक है, एटम को कट नहीं कर सकते, ऐसा सबसे पहले कहा था किसने? साइंटिफिक बेसिस पे किसने कहा था? डाल्टन ने। ठीक है, कट नहीं किया जा सकता। अच्छा, एटम क्या होते हैं? जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। पढ़ा था आपने? नहीं। मॉलिक्यूल में क्या एक एटम होगा? कोई मॉलिक्यूल है, कितने एटम होंगे मिनिमम? दो या दो से ज़्यादा एटम जुड़ के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर पढ़ा था मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? हाँ, केवल एक ही टाइप का एटम हो या केवल एक टाइप का एलिमेंट यूज हुआ हो, ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसे कहते हैं? हाँ, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम हो या एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट यूज हुए हों। जैसे O2 क्या है? हाँ, मॉलिक्यूल ये भी है, मॉलिक्यूल ये भी है। सोडियम क्या है? एलिमेंट है, एलिमेंट का एटम है। नहीं, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। इसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ये भी है, मॉलिक्यूल ये भी है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल एक ही टाइप का एटम हो या एलिमेंट हो, उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो? एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट हो, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड या सिंपली कंपाउंड। ठीक है, पढ़ाया था सब पहले। तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की, जो कि किसी रिएक्शन में बिना डिकम्पोज हुए पार्टिसिपेट कर सकती है। ये सब जानते हैं आप लोग। 2 पॉइंट लिख लिए। आगे आगे देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं, नाम बताए कोई? हाँ, इलेक्ट्रॉन हुआ, और प्रोटॉन हुआ, और न्यूट्रॉन हुआ, और बस शांत हो गए हैं? हाँ, पाई मेजॉन, बिल्कुल सही है। पाई मेजॉन होते हैं 3 तरह के, प्लस पाई मेजॉन, माइनस पाई मेजॉन, न्यूट्रल पाई मेजॉन होते हैं। न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो, और भी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, नहीं ऐसे। ये सब एटम के अंदर होते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। मेन पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल किन्हें कहते हैं? 3 है, जानते ही होंगे आप लोग। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल, मेन पार्टिकल ये हैं जिनके यूज़ करते हैं हम लोग। ये सब तो बनते बिगड़ते रहते हैं, ये सब बना ख़त्म हुआ नहीं। पाई मेजॉन की क्या ज़रूरत पड़ी, बताएंगे, सब आएगा इस चैप्टर में, लिख लीजिए। सब एटॉमिक पार्टिकल, जो एटम के अंदर पार्टिकल होते हैं उन्हें बोल रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। कुछ शुरुआत में डिस्कवरी है, पढ़ लीजिए। अगली क्लास से इसमें को कंसेप्ट्स आएंगे, सीखने को मिलेंगे। नहीं, बस 3-4 बातें ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी का कोई शब्द नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चंस करने हैं, हम क्लास में करा देंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज हमने बुकलेट में दे दी है, ऑब्जेक्टिव करके सब लगाना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, और जहाँ ना आए वहाँ हमसे पूछ लेना है, मिलते रहना है, ध्यान से पढ़ना है। इतनी बात ध्यान रखनी है, सब आ जाएगा। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल ये सब होते हैं। अब इससे आज डिटेल
पढ़ाया जाता है रेडियो एक्टिविटी में कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, पहले पढ़ाते थे हम लोग, केमिस्ट्री में था, अब केमिस्ट्री में नहीं है सब। फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। फिर देखिए आगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डालिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहुंचेंगे अभी एटम तक पहुंचेंगे, पहले डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, खाली इतना ही हेडिंग डालनी है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझ लीजिए, सिर्फ हेड डालिए और समझिए पहले। जैसे यहाँ पे हमने मोल्टन NaCl लिया है, मोल्टन NaCl समझ रहे हैं, गला हुआ, मेल्ट कर दिया है, सॉलिड NaCl नहीं है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, उसको गला दिया है, ठीक है, मोल्टन NaCl है। तो यहाँ फ्री आयंस होंगे, कौन कौन सा आयन होगा, सोडियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा। अगर सॉलिड NaCl ले लेते तो फ्री आयंस नहीं होते, यहाँ फ्री आयन है। यहाँ से हमने करंट डाली, करंट पास की, तो ये यहाँ निकल गई, मतलब क्या कहेंगे इस NaCl को, कंडक्टर कहेंगे। जैसे मेटल वायर क्या होता है, कंडक्टर होता है, वहाँ करंट पास हो जाती कैसे, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। मान लीजिए मेटल होता है, ये मेटल वायर है, जैसे वायर है, करंट जा रही है यहाँ से यहाँ जा रही है, बत्ती जल रही है, किसकी वजह से जल रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, यहाँ से हम करंट दे रहे हैं, यहाँ निकल जा रही है, ऐसा किस वजह से, फ्री आयंस की वजह से। अगर सॉलिड NaCl लेते करंट पास नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ फ्री आयंस नहीं होते। उसी तरह से ऐसे सब्सटेंस कहते हैं क्या, कंडक्टर कहते हैं। मोल्टन NaCl क्या है, कंडक्टर। सॉलिड NaCl क्या है, नॉन कंडक्टर। ये भी चैप्टर है आपके यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, नहीं कोई शब्द बोल रहे हैं बेकार नहीं है, सब काम में के हैं। ये कंडक्टर हुआ, सॉलिड NaCl क्या हुआ, नॉन कंडक्टर। अच्छा, हम हमने क्या कह रहे हैं, गैसेस के थ्रू, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, फ्री आयंस है, मेटल वायर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, गैसेस के थ्रू करंट पास होना, पास हो जाए गैस के थ्रू, गैस हमने भरी किसी ट्यूब में और इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर चले जाएं, करंट पास होना, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जूलियस प्रेकर। तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जो कि की थी जे थॉमसन ने। वो इलेक्ट्रिसिटी पास की किसके थ्रू, करंट पास हो जाए गैसेस के थ्रू। ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था जूलियस प्लकर ने, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, कैसे हुई वही बात करने जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, की गैस के थ्रू एयर में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन चला जाए यहाँ, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। लिखिए, एक्सपेरिमेंट ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, थ्रू गैसेस, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ने जा रहे हैं, कैसे किया देखिए, पूरा एक्सपेरिमेंट बनाने जा रहे हैं। ये लिख लिया, ऐसे देखिए ट्यूब है ग्लास की, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं इसे। बना लीजिए जैसे हम बना रहे हैं। बैटरी लगा रखी है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, बना लीजिए।
ये डिस्चार्ज ट्यूब है, जो कि जीना ग्लास की बनी होती है, ग्लास की होती, खाली इतना यानी है, आजकल तो जरूरत ही नहीं है। पहले ग्लास व्लास ये सब आता था आपके यहाँ, अब वो सब इनऑर्गेनिक हट गई है उस तरह की। फ्लिंट ग्लास, गीना ग्लास, तरह तरह ग्लास हो है नहीं, अब वो सब नहीं, कोर्स में नहीं है। परफोरेटेड एनोड है, होल्स हैं बीच में, परफोरेटेड है एनोड, और ये कैथोड है। नोट कर लीजिए इतना। इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? गैसेस के थ्रू करंट पास हो जाए, गैस के थ्रू करंट पास हो जाए, जैसे कि यहाँ ले, यहाँ से करंट वहाँ पास हो जाए गैस के थ्रू, नहीं, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। देखिए लिख लिया इतना, तो बताएं आगे। इन्होंने किया क्या, जूलियस प्लकर ने ये कैथोड बनाया, ये एनोड बनाया, परफोरेटेड एनोड लिया, इसमें होल्स हैं बीच बीच में, और इसके पीछे कोटिंग कर दी फ्लोरोसेंट मटेरियल की, ठीक है, जैसे कि जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी इन्होंने। इसके अंदर गैस ले ली, ध्यान सुनिए, आप नहीं लिख रही है, हाइड्रोजन गैस भर दी, मान लीजिए कोई भी गैस ले सकते हैं, गैस ले ली, नहीं, और यहाँ पे वैक्यूम पंप है, प्रेशर कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए प्रेशर ये इतना इन्होंने लगाया, और हाई वोल्टेज अप्लाई किया। जब इन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ले रखी है, कोई भी गैस, हाइड्रोजन गैस ले ली, और ये कैथोड एनोड है, हाई वोल्टेज बैटरी लगाई यहाँ पर, हाई वोल्टेज अप्लाई किया और प्रेशर कम करते गए। जब देखा इन्होंने ये कि प्रेशर इतना हो गया, बहुत कम हो गया और हाई वोल्टेज हो गया, तो इन्होंने देखा एक चमक दिखाई देती है, एक ग्रीनिश लाइट दिखाई दी, जो इसके पीछे, एनोड के पीछे जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है उस पे एक स्पॉट दिखाई दिया, ब्राइट स्पॉट दिखाई दिया, जो कि ग्रीनिश कलर का था, ग्रीन कलर का था, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर, जब लो प्रेशर कर देते हैं, हाई वोल्टेज कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी रेज निकल रही हैं जो कैथोड से जा रही हैं, किधर की ओर, एनोड की ओर जा रही हैं, और चमक आ रही है उसकी वजह से। जैसे नाम दे दिया पहले, क्या, कैथोड रेज कह दिया गया। क्या का नाम दिया गया, कैथोड रेज। क्यों कैथोड रेज कह दिया? क्योंकि कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी, इस पे चमक दिख रही थी, इसलिए कह दिया कैथोड रेज इन्होंने कह दिया। क्या कैथोड रेज कैथोड से निकलती हैं क्या? कोई इससे नहीं निकल रही है रेज। फिर और स्टडी किया गया, देखा गया, शुरुआत तो इन्होंने की कि भाई देखिए पास हो गई करंट, मतलब यहाँ से यहाँ कोई रेज निकल रही है जिससे चमक आ रही है, इतना पता चला पहले। फिर देखा गया कि आखिर हो क्या रहा है इसके अंदर, इसकी केमिस्ट्री क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर दिमाग लगाया गया कि ऐसा हो रहा होगा कि जब लो प्रेशर करते होंगे और हाई वोल्टेज करते होंगे, तो जो भी गैस ले रखी है वो आयनाइज हो जा रही होगी। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस ली, तो पहले हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा होगा एटम में,
गैसियस एटम में बदल रहा होगा। फिर एटम से जानते ही आप लोग इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, ये एटम आयनाइज हो रहा होगा, आयन में कन्वर्ट हो रहा है एटम, और उससे क्या निकला होगा, इलेक्ट्रॉन निकला होगा। आगे ये पता चला। और ये चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो रहा होगा, जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी, हाईली निगेटिव हो जाएगी। ध्यान सुनिएगा सब कंसेप्ट, हाईली निगेटिव हो जाएगी। ये प्लेट कैसे हो जाएगी, हाईली पॉजिटिव होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला होगा, गैस आयनाइज हुई, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन पर ये कैथोड क्या कर रहा होगा, रिपल्शन। निगेटिव निगेटिव क्या होगा, ये निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये रिपल्शन लगा रहा है, और ये क्या कर रहा है, अट्रैक्शन। ये बुला रहा आओ आओ नहीं, और ये भगा रहा है नहीं, रिपल्शन निगेटिव। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भागेंगे, किस ओर भागेंगे, पॉजिटिव प्लेट की ओर भागने लगेंगे। और जो होल हैं, परफोरेटेड है, होल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके पीछे निकल रहे होंगे। और इसके पीछे जो हम लोगों ने कोटिंग कर रखी है, फ्लोरोसेंट कोटिंग है, उस पर जब बम्बार्डमेंट हो रहा होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का, नहीं, तो फिर एक चमक दिखाई दे रही है, कलर आ रहा है। अब इसके आगे कहानी बोहर मॉडल में दी गई कि कलर कैसे होता है, कोई सब्सटेंस कैसे कलर दिखाई देता है। यहाँ रेडिएशन गिर रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, नहीं, और एनर्जी मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से क्या हो रहा है, हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, फिर लौट के आ रहा है, तो कलर दिखाई दे रहा है। वो बताएंगे कैसे होता है, वो आगे है, इसी चैप्टर में है। अभी खाली क्या कहा हमने कि जो गैस होगी क्या हो रही होगी, आयनाइज हो जाती है। किस पर, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे गैस पहले एटम में गई, फिर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, आयनाइज हो गई। और जो निगेटिव पार्टिकल होगा उस पे कैथोड क्या कर रहा होगा, रिपल्शन लगा रहा होगा। और निगेटिव प्लेट हाईली निगेटिव है क्योंकि ये हाई वोल्टेज लगाया है, रिपल्शन निकल रहा होगा, इस पे हाईली अट्रैक्शन लग रहा होगा। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन पे रिपल्शन लगेगा और वो जा रहा होगा किधर की तरफ, एनोड की तरफ। और एनोड के पीछे जो स्क्रीन है जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, उस पर जब गिरता है, एनर्जी मिलती है, तो वहाँ पे एक कलर आता है, ग्रीन कलर आता है। इस तरह से पता चला डिस्कवरी हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जो निगेटिव पार्टिकल होगा उसको पहले नाम दिया गया था नेगाट्रॉन। क्या कहते थे, निगेटिव पार्टिकल जो मिल रहा है, पहले कहा, ये नहीं कहा गया था डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन, पहला क्या कहा गया था, नेगाट्रॉन होता है। फिर एक थे साइंटिस्ट, नहीं, स्टोनी, उन्होंने नाम रखा इसका इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल का, निगेटिव पार्टिकल का क्या नाम रखा, इलेक्ट्रॉन। पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में है सब। पहले नाम क्या था, नेगाट्रॉन, बाद में क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन रखा गया। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक, इतना लिख ली, बना ही लिया आपने, लिखा है ना पूरा, ये लिख लीजिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, उसके बारे में पढ़ना है। एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, नहीं पूरा सेंटेंस लिखाना पड़ेगा। यहाँ लिख दे रहे हैं ब्राइट लाइट, ब्राइट स्पॉट मिलता है, ग्रीनिश। ये स्पॉट मिलते हैं यहाँ पे, ग्रीनिश ब्राइट स्पॉट। अब कैसे कलर आता है, वो कलर की कहानी इसी चैप्टर में आगे की है। कोई भी चीज़ कलर क्यों दिखाई देती है, रीज़न है, हर चीज़ का साइंस है तो रीज़न होगा, है ना, बताएंगे आगे। इतना पहले लिखना है आपको, लिख लिया सबने, वो लिख लिया, ग्रीनिश ब्राइट स्पॉट मिले, पढ़ा रहे, ये लिखिए फटाफट, लिखिए अब लिखिए फटाफट।
तेजी से। तो अगर कहा जाए कैथोड रेज होती क्या है, क्या कहेंगे रीजन, वो क्या बताएंगे आंसर इसका? कैथोड रेज क्या होती हैं सिंपल शब्दों में? इलेक्ट्रॉन बीम, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है वही क्या है? कैथोड रेज। नहीं, और कैसी होती हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होती हैं। कैसे पता चला? कैथोड की तरफ से रिपल्शन लग रहा है, इधर की तरफ अट्रैक्शन लग रहा है, इससे पता चला कैसा है? निगेटिव है। नहीं, और निगेटिव है, उसी से नाम रखा गया नेगाट्रॉन। बताते हैं तो लिखिए एक एक करके पॉइंट्स। कैथोड रेज, हम CR लिखेंगे, वो इतना लंबा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बार लिखना है कैथोड रेज कैथोड रेज। तो हमने कैपिटल में लिख दिया CR। नहीं, CR समझ जाइए, कैथोड रेज। कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम होती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम होती है। सुन लीजिए, अब समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट समझिए पहले। हमने गैस हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन ले ली तो क्या होगा? मान लें हमने ऑक्सीजन गैस ले ली, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले ये एटम में बदलेगा। समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए। मॉलिक्यूल है, एटम बदलेगा, फिर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इस एटम से, गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, कुछ लोग समझ रहे होंगे इस बात को। नहीं, नेगेटिव पार्टिकल निकल गया, पॉजिटिव अलग हो गया। न्यूट्रल था, पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो गया, तो नेगेटिव पार्टिकल तो वही इलेक्ट्रॉन ही हुआ। नहीं, हम लोग ने यहां ले रखी थी पीछे हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन ले ली, नेगेटिव पार्टिकल क्या मिला? इलेक्ट्रॉन। वहां भी क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो गैस बदलने पर कैथोड रेज बदल जाएंगी या वही रहेंगी? रहेंगी। गैस बदल दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मिला नहीं। तो इसी लिखा हुआ है कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती गैस पर। गैस कोई भी ले लें, गैस के नेचर पे कैथोड रेज डिपेंड नहीं करेगी इनसाइड द ट्यूब। बस किस बात पर डिपेंड करेगी बताइए? सबका IP अलग अलग होता है। कोई गैस किसी पोटेंशियल पे आयनाइज होती है, कोई गैस अलग पोटेंशियल पे आयनाइज होगी। यहाँ पर अगर हम लोग ले लेंगे, सुन लीजिए, आगे की बात है इनऑर्गेनिक की, जब हम लोग हाइड्रोजन जगह ऑक्सीजन ले लेंगे तो ये वोल्टेज बदलना पड़ेगा, ये प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगर गैस भर दी, इसके अंदर दूसरी गैस भर दी, तो क्या कैथोड रेज बदल जाएंगी या वही रहेंगी? वही रहेगी। गैस के नेचर पे कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती। हाँ, अगर हम लोगों ने दूसरी गैस ले ली तो क्या चीज़ बदलनी पड़ेगी? यहाँ पे प्रेशर बदलना पड़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज बदलना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ कलर, ग्रीन की जगह कोई और कलर आए। नहीं नहीं नहीं, कलर वही आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। गिर कौन रहे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है। लिखिए इस बात को। दूसरा पॉइंट, कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे किताबों में मिलेंगे, NCERT मिलेंगे, और होंगे तब जब एक एक बात आप विद रीजन समझेंगे, जल्दीबाजी में नहीं। सुनिए, समझिए, फिर लिखिए। हाँ, वोल्टेज ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर और कम करना पड़ेगा। कम प्रेशर पे आयनाइजेशन आसानी से होता है। नहीं, ठीक है। गैस के नेचर पर कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती। फिर ये लिख लीजिए, ये सब NCERT में लिखा है, एक एक शब्द, बाहर का कुछ नहीं है इसमें। फॉर आयनाइजेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस डिफरेंट वोल्टेज एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड। डिफरेंट गैस को आयनाइज करने के लिए प्रेशर और वोल्टेज अलग लेना होगा हम लोग को। वोल्टेज प्रेशर अलग लेना होगा।
ठीक है, बढ़ाएं इसको। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज है, डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। शुरुआत में कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, थोड़ा लिखना ज़्यादा रहता है, नहीं लिख पाए, उसके बाद फिर समझना ज़्यादा रहेगा। बढ़ा दे इसको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज को खाली CR लिख लीजिए, नहीं कितना लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CR कैथोड रेज। किधर से चलती है कैथोड रेज? कैथोड से एनोड की ओर। नहीं, अब पूछे कैथोड से एनोड की ओर क्यों जा रही है? कैथोड निगेटिव होता है और निगेटिव है ये रिपल्शन। रीजन ये बस लिख लीजिए, उतना रीजन जान ही रहे। CR स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। कैथोड से स्टार्ट होती है, निकलती जलती नहीं कैथोड से। रिपल्शन लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, निगेटिव पार्टिकल होता है। पढ़ा है इसको। विजिबल नहीं होती, हम लोग ऐसे नहीं देख पाएंगे उनको कैथोड रेज को। ठीक है, हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? एक स्पॉट मिल रहा है, ब्राइट स्पॉट, ग्रीनिश स्पॉट, उससे पता चल रहा है। लिखिए कैथोड रेज नॉट विजिबल, शॉर्ट में लिखा दिया नॉट विजिबल। फिर बिहेवियर कैसे पता चला? जो ब्लाइट, हाँ ग्रीनिश लाइट मिल रहा है उससे। लिखिए बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज कैन बी ऑब्जर्व, behavior of cathode rays can be observed by bright spot, greenish। कई जगह खाली ब्राइट स्पॉट लिख दिया गया है, कहीं ग्रीनिश कलर लिख दिया गया है, उसका ऐसे है। लिखा इतना, पढ़ा दें। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट समझिए, पहले समझिए फिर बनाइएगा। देखिए भाई, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, वहीं पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ये निगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पॉजिटिव प्लेट लग दी, निगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी बीच में, ऐसे ट्यूब में ये जा रहा था ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पे ये मुड़ गई किस ओर? पॉजिटिव प्लेट की ओर। क्या प्रूफ हुआ इससे? निगेटिव चार्ज है। इट शोज दैट, रियल लिखा है, इट शोज दैट CR कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसे पता चला? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो किस ओर मूव कर गई? ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ गई। या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो साउथ पोल की ओर मुड़ जाएंगी। नेगेटिव पार्टिकल साउथ पोल की ओर मुड़ जाता है, पढ़ते होंगे मैग्नेटिज्म में, नहीं? फील्ड कैसे बनती है, क्या नॉर्थ साउथ, तो साउथ की ओर मुड़ गई। क्या प्रूफ होता है इससे? निगेटिवली चार्ज है, नहीं? लिख लीजिए, बना लीजिए। अब एक एक चीज़ नहीं, थोड़ा शॉर्ट बना लीजिए, सब लिखने की जरूरत नहीं है। निगेटिव लिख लीजिए, कैसे फिर से कैथोड लिखें, बना लीजिए ये सब छोटा सा डायग्राम। अभी सब नहीं लिखना है, बहुत वैक्यूम पंप जान रहे हैं, एक बार लिख लिया है, नाम जान रहे हैं, बस खाली ऐसे बना लीजिए, ऐसे शॉर्ट में ऐसे बना लीजिए जल्दी में। लिखना नहीं है पंप, कैसा पंप है ये, बस नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, यहाँ एक प्लेट यहाँ लगा दीजिए, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, ऐसे बस बना लीजिए शॉर्ट में, सिंपल। हमने जल्दी बनाया, टेढ़ा बड़ा बन गया है।
अच्छा नहीं लग रहा है ये, मिटा दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नीचे था ना, साफ नहीं बना। लिख लिया इतना, फिर एक और बना लीजिए, एक बार और बना लीजिए डिस्चार्ज ट्यूब। नेगेटिव प्लेट की जगह साउथ बना दीजिए। अब साउथ पोल की ओर मुड़ेंगे, याद रखिए नेगेटिव प्लेट की जगह साउथ पोल, साउथ पोल की ओर मुड़ रही है, इतना ही पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, पढ़ाएंगे अभी आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। साउथ पोल की ओर मुड़ गई। साउथ पोल मतलब मान लीजिए पॉजिटिव हैंड की ओर मुड़ गई भाई। इसका भी रिजल्ट नेगेटिव चार्ज, इससे प्रूफ होता है CRR नेगेटिव। भाई ये 3 डिस्कवरी हैं, फिर एक मॉडल, 2 मॉडल हैं, उसके बाद बोहर मॉडल आ जाएंगे बस। और बोहर मॉडल आने के बाद फिर कंसेप्ट बढ़िया न्यूमेरिकल ये वो जो बहुत काम का है वो सब चलेगा। बाकी 2 मॉडल हैं, थॉमसन मॉडल है आपका, नहीं वो पढ़ना है, ये सब पढ़ा है इसको। बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए कहा गया नेगाट्रॉन, नेगेटिव चार्ज से आया नेगाट्रॉन। लिखिए ई, लिखिए ई, इलेक्ट्रॉन लिखिए ई, लिखिए ई हैविंग नेगेटिव चार्ज, ई हैविंग नेगेटिव चार्ज वर कॉल्ड नेगाट्रॉन। और ऐसा किसने कहा था? थॉमसन ने। नाम याद नहीं करना है, लिख लिया था ना, ये पूरा हो गया था। भाई शुरुआत थोड़ा लिखना पड़ेगा। Electron having negative charge were called negatron, negatrons। ये सब दिया है NCERT में, है ये। नेगाट्रॉन के बाद नाम उसका इलेक्ट्रॉन रखा था स्टोनी ने। अब क्यों रख दिया था ये तो कोई वो है नहीं, दिया है नहीं कहीं, मन में आगे रख दिया नहीं। लिखा यहाँ तक। इतना ना, आप ये समझ लीजिए, फिर बनाइएगा, बनाना पड़ेगा, बनाइए, छोटा सा बना लीजिएगा। नहीं देखिए, समझिए क्या है ये, कैथोड, ये एनोड,
नहीं, डायग्राम अलग दे दिया, एक ही बात है, कैथोड है या एनोड है। अब यहाँ पे बीच में एक मेटल का ऑब्जेक्ट लगा दिया, मेटल का ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है, और मेटल का ऑब्जेक्ट लगा दिया। इन्होंने देखा ये इसके पीछे जो एनोड है इसके पीछे नहीं, यहाँ पे एक शैडो दिखाई दे रही थी, इस मेटल ऑब्जेक्ट की शैडो दिखाई देने लगी। इससे क्या प्रूफ होता है, कोई बताए? हमने क्या कहा, एक मेटल का ऑब्जेक्ट लगा दिया गया, ठीक है, और इसके पीछे एक शैडो दिखाई देने लगी इसी ऑब्जेक्ट की। इससे क्या प्रूफ होता है? हाँ, इससे ये प्रूफ होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है इनका। मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन में चलती हैं कैथोड रेज, ऐसे नहीं चल रही है कैथोड रेज, इस तरह से नहीं भाग रही है कि ये मान चला यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये ऊपर से यहाँ तक आई, ऊपर से निकल गई, यहाँ तक आई, नीचे से निकल गई, नहीं, समझ में आ रही? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुक गया, ठीक है, बहुत बहुत पतली शीट नहीं है, ठीक है, मोटी शीट है ये, यहाँ पे मेटल का ऑब्जेक्ट मोटा है, ठीक है, इसको पेनिट्रेट नहीं कर रही है, ऐसा लिया गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसा भी नहीं हो रहा है कि ये मुड़ जा रही हो, अगर मुड़ जाती तो क्या होता? इस तरह का शैडो नहीं बनती। शैडो बनने की वजह पहले समझिए, शैडो बनने की वजह क्या है कि भाई इधर ऊपर चल रही है जो लाइट, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, चमक आ रही है, यहाँ पे कोई चमक नहीं आ रही है, कोई स्पॉट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इतना पोर्शन जैसा है बिल्कुल वैसे ही उसकी शैडो, डार्क स्पेस आ गया, शैडो आ गई, नहीं, उस जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गिरा, यहाँ नहीं गिरा, यहाँ नहीं गिरा इलेक्ट्रॉन, इतनी जगह छूट गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं गिर रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक गया, यहाँ पे यहीं आके ही रुक गया यहाँ, और बाकी जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इतनी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाया तो एक शैडो दिखाई देने लगी, नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है? स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है। अगर इधर उधर घूम सकता होता तो ऐसे होता कि ये यहाँ आई, यहाँ तक आया इलेक्ट्रॉन, फिर मूव करके यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, नहीं, यहाँ आया इलेक्ट्रॉन, मूव करके यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन। तो ये शैडो नहीं दिखाई देती, पूरे में एक चमक दिखाई देती, कोई शैडो नहीं आती। इससे ये प्रूफ हो गया। लिख लीजिए, बना लीजिए शॉर्ट में, जल्दी से छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम में सब समझ में आ जाएगा, और एनसीईआरटी में है तो छोड़ना नहीं है। इतना ही पूछ लेंगे, मेटल ऑब्जेक्ट रख दिया डिस्चार्ज ट्यूब में, तो इससे क्या प्रूफ होता है? शैडो बन गई, क्या प्रूफ होता है? हाँ, मूवमेंट जो है इनका स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होता है। शैडो बनने की वजह समझ में आ गई? शैडो क्यों बनी है बताइए कोई जना, शैडो क्यों बन पाई यहाँ? हाँ, इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाए, बाकी जगह इलेक्ट्रॉन गिरे, यहाँ नहीं गिरे, कोई चमक नहीं, वहाँ एक डार्क स्पेस आ गया, जितना साइज है उसका ऑब्जेक्ट का। एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें अभी आपको। लिख लिया, बढ़ाएं?
इट इंडिकेट्स कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इससे क्या पता चला? कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन। इट इंडिकेट्स कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, मोशन होता है इनका, मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, देखिए, लिख लेना इतना। देखिए भाई, यहाँ पे एक हल्का व्हील रख दिया गया, व्हील, पिन की तरह, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल एक व्हील रख दिया गया, मान लीजिए पिन लगी है इस तरह का, ठीक। अब क्या होगा? क्या थोड़ी देर डाली गई, क्या होगा? रोटेट करने लगा, पिन व्हील रोटेट करने लगा। इससे क्या प्रूफ होता है? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, कैथोड रेज का मोमेंटम है, मतलब मास है, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल है नहीं, जिसका मास हो मोमेंटम हो नहीं। मास होगा तभी तो मोमेंटम होगा, तो मास है, मोमेंटम है यहाँ पर इसका। ये प्रूफ होता है क्योंकि व्हील रोटेट करने लगा। लिखिए, एक और बनाना डायग्राम। वही हमने कहा, इसमें शुरुआत में पहली क्लास में थोड़ा लिखना पड़ता है, डायग्राम बनाने हैं कई सारे। फिर यह है कि आपको एनसीईआरटी अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, नहीं हम ये ना बनवाते, डायरेक्ट लिखा देते, फिर उसको पढ़ना पड़ता है एक बार आपको एनसीईआरटी। अब ये देख के समझ में आ जाएगा, इसे लिखिए पूरा, छोड़ना नहीं है। कुछ क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है बढ़िया नोट्स आपके पास हो, फिर उसको समझे के लिखा हो, खुद लिखा हो आपने अपने आप। क्योंकि लिखने से याद होती हैं बातें, जब लिखेंगे जो पॉइंट्स आपको याद होंगे। ऐसे कहेंगे तो किताब में सब लिखा हुआ है, नहीं थोड़ा याद होगा। और लिख लिख के आपको पढ़ना भी है, सब पता ही है, स्पीड बढ़ेगी उससे। पढ़ा इसको। दिस शोज से क्या पता चला? कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ टिनी पार्टिकल्स एंड हैविंग मोमेंटम। टिनी पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स होते हैं और मोमेंटम होता है उनका, एंड मोमेंटम पूरा लिखिएगा। दिस शोज सी आर लिख लीजिए, कैथोड रेज की जगह सी आर लिख लीजिए। सी आर कंसिस्ट ऑफ, सी आर CR consists of tiny particles and having momentum, and having momentum. एंड हैविंग मोमेंटम, ठीक है, उनमें मोमेंटम भी होगा, ठीक। बढ़ा दे, मोमेंटम समझ रहे हैं ना? आगे आएगा निकालना, मोमेंटम कैसे निकालते हैं, क्या है, नहीं।
ठीक है, जैसे लाइट जो होती है, लाइट फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इफेक्ट डालती है, उसी तरह से कैथोड रेज भी, सुन लीजिए पहले, लिखने में ना रहिए, जैसे लाइट जो होती है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गिरती है तो इफेक्ट डालती है, उसी तरह से फोटोग्राफिक प्लेट पर कैथोड रेज भी इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, अब ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है ये भी सब आएगा, आगे पढ़ाएंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। लिख लीजिए पहले इतना इतना लिखिए, लाइक लाइट रेज, like light rays, like light rays, the CR can affect the photographic plate, the CR can affect the photographic plate, cathode rays photographic plate पे इफेक्ट डालती हैं लाइट रेज की तरह। ठीक है, अब इन सब बातों का रिजल्ट कहा जाए तो क्या रिजल्ट है? इलेक्ट्रॉन आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एटम, जितने भी एटम हैं सब में इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑल एटम्स, ये इसका रिजल्ट है। चाहे ऑक्सीजन लें, चाहे हाइड्रोजन लें, कोई भी गैस लें, इलेक्ट्रॉन मिला तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, हर एटम में, ये पता चला, ये रिजल्ट है इसका। इलेक्ट्रॉन आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एटम्स, लिख डालिए एक लाइन रिजल्ट, और यहीं पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। लिख लिया इतना? अब आगे देखिए भाई, हाँ, हम लोग कैथोड एनोड किसी मटेरियल का लें, सुन लीजिए, कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक बदलेगी नहीं, वो कैथोड एनोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, उसके मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी ना गैस पर डिपेंड करती है। कोई भी गैस लें, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, ना मटेरियल चेंज करने पे इलेक्ट्रोड बदल दें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया मेटल का, दूसरी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिया तो प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की चेंज हो जाएंगी? नहीं चेंज होगी, मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस ली है उस पर डिपेंड नहीं करती, लिख लीजिए, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन है, चाहे कोई भी गैस ले इलेक्ट्रॉन ही निकलना है, और मटेरियल से कोई मतलब नहीं है, वो तो निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट होनी चाहिए खाली, मेटल कोई भी ले ले। जो लोग समझते हैं कि मेटल से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, उनके लिए बनता है ये क्वेश्चन, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, कैथोड से नहीं निकल रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है कैथोड से, कैथोड से क्या हो रहा है? रिपल्शन लग रहा है, ठीक है, इसलिए मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा, लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करता? नंबर 1, इसको स्टार बना लीजिए, द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे नहीं डिपेंड करेगी प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा इस पे। नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इनसाइड ट्यूब, इस पे भी डिपेंड नहीं करेंगी प्रॉपर्टीज जो पढ़ी आपने। ठीक, देख लिया? चलिए जल्दी, बढ़ाएं। अब E अपॉन M कैसे निकाला गया? स्पेसिफिक चार्ज, डायग्राम बना लीजिएगा, पहले समझ लीजिए फिर बनाइएगा, समझ लीजिए पहले, नहीं टॉर्च की तरह है, टॉर्च की तरह नहीं, अब तो सब मोबाइल में सब कुछ है, नहीं बहुत चीज़ें चली गई मोबाइल की वजह से, नहीं टॉर्च ऐसे होती थी उसी तरह से है। देखिए समझिए पहले क्या है, ये वही है, डिस्चार्ज ट्यूब थोड़ा अलग टाइप की बनाई गई है, शेप की, अलग शेप की बनाई गई है। समझिए पहले, ये कैथोड है, ये एनोड है, समझिए पहले, कैथोड एनोड,
हाई वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ पर, यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, प्रेशर लो किया, लो प्रेशर किया, गैस ले ली, मान ली हाइड्रोजन गैस ले ली। ऐसा करने पे क्या होगा बताइए? गैस आयनाइज हो गई, क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिले, किधर की ओर भागेंगे? कैथोड से भागेंगे एनोड की ओर को। कैथोड नेगेटिव है, एनोड कैसा है? पॉजिटिव। अब हमने देखिए यहाँ क्या किया, ध्यान देखिएगा। हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने लगाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, सुनिए खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, ये मैग्नेट नहीं लगाया, ध्यान देखिएगा, मैग्नेट नहीं लगा रहा। और ये स्क्रीन है यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक, ये मैग्नेट नहीं लगाया, ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, ठीक। अब ये भाग रही है किधर की ओर? किधर की ओर? निगेटिव प्लेट की ओर भागेगी। किधर की ओर कैथोड रेज मूव करेंगी? सॉरी, किधर की ओर मूव? पॉजिटिव प्लेट की ओर। उधर किधर मूव करेंगी? पॉजिटिव प्लेट, उधर पॉजिटिव, देखिए ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रही, ए की ओर। क्या लगाने पर? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हमने, तो किधर की ओर मूव कर रही है? पॉजिटिव प्लेट की ओर। क्यों पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेगी? नेगेटिव चार्ज है, ध्यान सुनिएगा। फिर हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी, ये हटा दी, मान लीजिए हटा दी, खाली सिर्फ मैग्नेट रख दिया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो किस ओर मूव करेगी? साउथ पोल की ओर। देखिए साउथ पोल है, ऐसे ये साउथ पोल की ओर मूव करेगी, ऐसे इधर मूव करेगी, साउथ पोल की ओर मूव करेगी। फिर हमने क्या किया? तीसरा एक्सपेरिमेंट, दोनों लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी, तो किधर की ओर मूव करेगी? एकदम से सी पे नहीं, बी पे नहीं मूव करेगी, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ए की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो सी की तरफ, और अगर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर कर दी तो तब बी की तरफ। इधर का फोर्स, इधर का फोर्स बैलेंस, तो बी पे मिलेगी जब दोनों की फील्ड बैलेंस कर देंगे। पर मेरी बात ये, अब इसी कंसेप्ट को यूज करके दोनों फील्ड को बैलेंस करके स्पेसिफिक चार्ज निकाला गया। स्पेसिफिक चार्ज होता है, बोलते हैं E/m रेशियो को, E/m रेशियो को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। कैसे निकाला गया स्पेसिफिक चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया गया, जिससे इलेक्ट्रॉन किस पॉइंट पे गिरे? सीधे गिरे, कोई डेविएशन ना हो। इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहा था, कैथोड जैसे आ रही थी, बिल्कुल सीधे जाके प्लेट पे गिरे, सीधे जाके इस पे स्क्रीन पे गिरे, ना नेगेटिव प्लेट की ओर जाए ना पॉजिटिव प्लेट की ओर जाए, सीधे सीधे कहाँ जाए? बी पे जाए। ऐसे बैलेंस किया गया। बताते हैं कैसे निकलेगा, ये निकालने को आता है। लिखिए पहले, इतना बना लीजिए डायग्राम जल्दी से। बहुत बड़ा नाम नहीं, हमने तो एनसीईआरटी वाला कॉपी कर दिया है, और बहुत कठिन भी डायग्राम नहीं है, सिंपल है। अब मैग्नेट अगर ना बना पाए तो नॉर्थ साउथ लिख दीजिएगा, अगर टाइम लगे इसको बनाने में, मैग्नेट बनाने में टाइम लगे तो नॉर्थ साउथ लिख दीजिएगा, खाली बना लिए तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो उसी में टाइम लगेगा मैग्नेट बनाने में, तो मैग्नेट ना बनाइए, उसके लिए नॉर्थ साउथ लिख दीजिए बस। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस माइनस लिख दीजिए, बस हो गया। प्लेट की जगह रॉड बना दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए प्लस, यहाँ लिख दीजिए माइनस, यहाँ लिख दीजिए नॉर्थ, यहाँ लिख दीजिए साउथ, ऐसे कर दीजिए। क्योंकि इन सब डायग्राम पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी समझ लीजिए। और कुछ लोग तब पढ़ना शुरू करते हैं जब आ जाता है क्वेश्चन, नया क्वेश्चन।
सही है, बढ़िया। फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ए बी सी पॉइंट 3 बनाए गए हैं। ए पॉइंट पे जाएंगी जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सी पॉइंट केवल मैग्नेटिक फील्ड, और बी पर जब दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगी तब पॉइंट बी पर वो क्या है वो भी बताएंगे। ठीक है, इतना लिख लिया, बढ़ा दे इसको। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है इसके ऊपर, अब ये निकालेंगे, उसके अलावा क्वेश्चन भी देखिए। डेविएशन जो है इलेक्ट्रॉन का, जो भी पार्टिकल है, कौन पार्टिकल है ये यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन से, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हमने लिखा नहीं, ई लिख दिया, ई मतलब जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर, चार्ज पर। जितना ग्रेटर चार्ज ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, नहीं डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, मास पर। जितना कम मास होगा, हल्का होगा, तो उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। इतना समझ रहे होंगे, हल्का होगा ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर पाएगा, हैवी चीज़ है कम इधर खिसकेगी नहीं, और अगर हल्का है तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। समझ रहे होंगे इतना तो, नहीं हल्की चीज़ है नहीं। और तीसरा वोल्टेज पर, वोल्टेज पे कैसे, हाँ जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई अप्लाई कर दी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा, नेगेटिव प्लेट बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगाई है यहाँ पर, ये इसका इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट आसानी से करेगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो कम डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि जो डिफ्लेक्शन है, क्या कहा हमने, डेविएशन जो है इलेक्ट्रॉन का, डेविएशन जो हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, किन किन पॉइंट पर डिपेंड करता है, 3 पॉइंट पर। कौन कौन से, सब याद होना चाहिए, चार्ज पर और मास पर। मास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का तो फिक्स है चार्ज, हाँ। और क्या होना चाहिए, वोल्टेज, तीसरा पॉइंट जो है वोल्टेज, ग्रेटर द वोल्टेज या स्ट्रेंथ कह दें, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की इतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ग्रेटर डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं। द डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल, जो भी है पार्टिकल, द डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ ई एंड बी डिपेंड्स अपॉन, बस ई अपॉन एम निकलवा दे, बस इसके बाद ई अपॉन एम निकाल देंगे आंसर। द डेविएशन ऑफ पार्टिकल बाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, electrical and magnetic field depends upon
चार्ज। डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कह सकते हैं डिफ्लेक्शन। ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। पूरा सेंटेंस क्या जरूरत है, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज लिखा है ना। फिर दूसरा मास, ऐसे लिख लीजिए और जल्दी लिखिए, खत्म करें। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना मास कम होगा डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। सब एनसीईआरटी में दिया है, बाहर कुछ नहीं है। कोई लोगों ने पढ़ा होगा ये सब, कोई लोग नहीं पढ़ा होगा, दिया सब है एनसीईआरटी में। तीसरा वोल्टेज, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और स्ट्रेंथ ऑफ E एंड B। E एंड B जो भी फील्ड लगाएंगे, ऐसे ये लिखिएगा, सेंटेंस ना लिखिए, ऐसे लिखने से याद आसानी से होता है, कम लिखना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और स्ट्रेंथ ऑफ E एंड B। ठीक, डायरेक्टली जितना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, रीजन समझ रहे हैं, रीजन, इस बात का रीजन। बस निकालने जा रहे हैं, बस जल्दी लिखिए, बस जल्दी ख़त्म करें, बस 2-3 मिनट। लिख लिया। अब हम लोगों ने बैलेंस किया E एंड B, फील्ड स्ट्रेंथ को बैलेंस किया नहीं। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, QV होता है, QV इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, Q इंटू V। सुन लीजिए पहले, Q इंटू V। अब Q क्या रखेंगे, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये क्या होगी मैग्नेटिक, हाँ फोर्स क्या होगा, BeV, पढ़ते होंगे फिजिक्स में नहीं। देखिए इधर लिखा हुआ है, बाय बैलेंसिंग द E एंड B फील्ड स्ट्रेंथ टू हिट द स्क्रीन एट पॉइंट B। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों फील्ड को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस हो गया, देखिए E इंटू E समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और E क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड, और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और EV। लिखिए लिखिए, वो सब नहीं लिखना है, ये लिखिए, ये फिजिक्स का पार्ट है थोड़ा सा, तो हम पूरी बात बता रहे हैं आपको। और दोनों जगह आता है ये चैप्टर, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री वाले से कर लेंगे आप पूरा फिजिक्स का चैप्टर, केमिस्ट्री के पढ़ के, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दोनों फील्ड को देखिए बैलेंस कर दिया। जल्दी जल्दी, बस आया E अपॉन M, इससे E कैंसिल हो गया, V आ गया, क्या आ जाएगा
ये v क्या है? वेलोसिटी है ये, e अपॉन b। e कट गया, अच्छा एक चार्ज पार्टिकल है, फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिजिक्स का चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो कैसा मूवमेंट होगा? सर्कुलर, बिल्कुल सही इन्होंने बोला, सर्कुलर मूवमेंट। चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो कैसा मूवमेंट होता है उसका? सर्कुलर। नहीं, लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट बस कंप्लीट हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट पूरा। अब वैसे भी 10:15 तक तो टाइम है, अब तो धीरे धीरे 10 बजे तक करा रहे थे जिससे कि आदत पड़ जाए आपकी बैठने की। नहीं, चार्ज पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, और सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है? कौन सा फोर्स? सेंटीपिटल फोर्स होता है, और सेंटीपिटल फोर्स का एक स्यूडो फोर्स होता है जिसे क्या कहते हैं? सेंटीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है सेंटीपिटल फोर्स? mv² अपॉन r। वो बैलेंस कर देंगे किससे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और सेंटीपिटल फोर्स को बैलेंस कर देंगे, सर्कुलर मोशन के दोनों फोर्स को बैलेंस कर दे रहे हैं। इसे देखिए आ जाएगा, ये लास्ट रिजल्ट आ गया, देखिए बी ई वी, और एक वी और एक ई कैंसिल हो जाए। ये कौन सा फोर्स है? ये mv² अपॉन r, सेंटीपिटल फोर्स, भाई सेंटीफ्यूगल फोर्स अगर कह देंगे, स्यूडो फोर्स। ठीक है, बी ई बराबर mv अपॉन r। ई अपॉन एम निकालना है, ई अपॉन एम बराबर क्या आ जाएगा? वी आर और ये बी। ठीक है, v की वैल्यू क्या रखेंगे? e बाई बी। v की वैल्यू क्या आई? कैपिटल E बाई बी। v² r हो जाएगा। तो ये आ गया स्पेसिफिक चार्ज। रिजल्ट E अपॉन एम बराबर, ये याद रखिए, ये केमिस्ट्री ज़्यादा फिजिक्स में आ सकता है क्वेश्चन। इसे कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, स्पेसिफिक चार्ज। और ये निकाला गया सब रख वक के, कितना आया? 1.7671 ऐसे कुछ आया था, 75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला याद कर लीजिए, वैल्यू भी याद कर लीजिए। स्पेसिफिक चार्ज किसके लिए आया? फॉर CR, कैथोड रेज के लिए। स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड रेज ऐसे आया, कैलकुलेट हुआ। और किसने कैलकुलेट किया था? जे थॉमसन ने। वो नहीं याद करना। चार्ज पार्टिकल परफॉर्मेंस, ये सब पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ये ऐसे इक्वेट किया, सेंटीफ्यूगल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को इक्वेट कर दिया, बैलेंस कर दिया। नहीं, ये सर्कुलर मोशन के लिए। और ये पीछे से निकाल के लाए थे दोनों फील्ड को, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को। ये फार्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए, स्पेसिफिक चार्ज कैपिटल E v² अपॉन इंटू आर। आर क्या है? रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस। नहीं, ठीक है, रेडियस जो सर्किल बन रहा है, जो सर्किल की रेडियस जो बन रहा है। नहीं, ये हो गया यहाँ पर, ये सब लिख लिया, ये नहीं लिखना। अच्छा, ये
ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई भी गैस लें। क्यों कांस्टेंट होगा? इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है। लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस। ये क्या है? कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस। कोई भी गैस लें, स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट होता है कैथोड रेज के लिए। कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस, कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस। कोई भी गैस लें, कैथोड रेज के लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या आती है? कांस्टेंट आती है। ठीक है, इतना ही करिए आज। आप 2 मिनट रिवाइज करा दें पहले, 2 मिनट। वो था नहीं इसमें अब कुछ, इतना पढ़ा, लिखना ज़्यादा था, समझने वाला इतना ही था। देखिए भाई क्या होता है, हम लोगों ने कैथोड लगाया, एनोड लगाया, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, लो प्रेशर किया। ऐसा करने पे गैस क्या होगी? जो भी आयनाइज हो जाएगी, और गैस आयनाइज होगी तो हम लोग को नेगेटिव पार्टिकल मिला। नेगेटिव पार्टिकल पे क्या लग रहा था? रिपल्शन। कैथोड की तरफ से रिपल्शन, इधर की तरफ से अट्रैक्शन। तो नेगेटिव पार्टिकल भागने लगा किधर की ओर? पॉजिटिव प्लेट की ओर। और उसके पीछे हम लोगों ने होल कर रखा था, तो जाके जो फ्लोरेसेंट कोटिंग थी जिंक सल्फाइड की, उसके ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन गिरे, एनर्जी मिली, जिससे रेडिएशन मिला, जिससे लाइट मिली इस यहाँ पर, और ग्रीनिश लाइट मिली, जिससे हम लोग को पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई रेज गिर रही हैं। नहीं, और चूंकि नेगेटिव पार्टिकल था, नेगाट्रॉन नाम रखा गया। बाद में क्या कह दिया गया? इलेक्ट्रॉन कह दिया गया। नहीं, और कैसे प्रूफ होता है नेगेटिव चार्ज है? कैसे प्रूफ होता है? यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो किस प्लेट की ओर मुड़ गया? रेज मुड़ गई किसकी ओर? पॉजिटिव प्लेट की ओर। या मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो साउथ पोल की ओर मुड़ गई। इससे क्या प्रूफ होता है? कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये प्रूफ होता है। फिर हम लोगों ने हल्का व्हील रख दिया बीच में, तो क्या हुआ? घूमने लगा व्हील, हल्का सा पिन व्हील था, उसको रोटेट कर दिया। इससे क्या प्रूफ होता है? मास है, मोमेंटम है। हम लोगों ने एक मेटल का ऑब्जेक्ट लगा दिया तो एक शैडो दिखाई दी पीछे, तो इससे क्या पता चलता है? स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है। नहीं, ये हो गया। 2 मिनट, जितना पढ़ा उतना एक बार में रिवीजन। ठीक है, और अगर गैस बदल दें तो कैथोड रेज नहीं बदलती हैं। कैथोड रेज विजिबल नहीं है ऐसे। नहीं, कैसे पता चलता है कैथोड रेज या रेज मिल रही हैं? जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है उससे पता चला, क्योंकि कैथोड रेज विजिबल नहीं है। ऐसा नहीं दिख रहा है हम लोग को रेज जाती हुई दिखाई दे रही है रेज, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये पढ़ लिया आपने, ये भी पढ़ लिया। स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होता है, पिन व्हील रोटेट करते देखिए ऐसे। नहीं, फिर रिजल्ट ये है, हर एटम का इलेक्ट्रॉन तो होना ही हर एटम में, इससे ये प्रूफ हो गया। नहीं, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, कैथोड रेज मटेरियल बदलने पे बदलेगी नहीं, गैस बदलने पे बदलेंगी नहीं। ये सब पढ़ डाला आपने। फिर ये पढ़ा, अगर खाली मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दें तो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेंगी। खाली मैग्नेटिक फील्ड लगा दें साउथ पोल की ओर, और दोनों एक साथ लगा दें तो बैलेंस कर दें तो यहाँ मूव करेंगी पॉइंट बी पर। और दोनों फील्ड को हम लोगों ने बराबर कर दिया। और दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का या चार्ज पार्टिकल का, तो उससे हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों को बराबर करके 2 इक्वेशन बना ली। और इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करके ये ले आए, स्पेसिफिक चार्ज निकल आया। इतने तो पढ़ा था, कितने देर में रिवाइज हो गया? 5 मिनट में। ऐसे रिवीजन आपको करना है, पहले पढ़ना है पूरी चीज़ों को, पूरा A to Z, और उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। जब टेस्ट वेस्ट लेंगे तो बताएंगे कैसे। जो 20 पन्ने में होगा वो 2 पन्ने में लाना होगा खुद आपको, तभी आप सीखेंगे। ठीक है, उसको 2 पन्ने में ले आएंगे लिख के शॉर्ट नोट्स, फिर 1 पन्ने में ले आएंगे आगे पीछे मिला के। नहीं, जब लास्ट रिवीजन होगा चीज़ें खट से रिवाइज हो जाता है, 5 मिनट में टॉपिक रिवाइज। नहीं तो एग्ज़ाम हो ना, बहुत समस्या नहीं आती एग्ज़ाम तक पहुँचते, लेकिन पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, तभी है। ठीक है, तो आज शुरुआत हो गई इस चैप्टर की, बाकी नेक्स्ट क्लास इसके आगे करते हैं। ठीक है, और रिवाइज करते रहिए, सम बेसिक कंसेप्ट, क्वेश्चन लगाते रहिए, पूछते रहिए, आते रहिए। न्यूमेरिकल पोर्शन था सबसे कठिन चैप्टर लगता है लोगों को, लेकिन वो बहुत आसान हो जाएगा, समय भी आपके पास है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहा है, तब तक न्यूमेरिकल पे मेहनत करिए खूब। ठीक है, कैलकुलेशन सीख जाइए।